नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से आ चुका हूं टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। यह टॉपिक मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विथ रजनीश में दिए जाते हैं और इन्हीं टॉपिक से प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से क्विज होता है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम क्विज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उस टेलीग्राम ग्रुप में को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज स्टडी विथ रजनीश 550 सदस्यों के एक परिवार के रूप में संगठित हो चुका है। आज अगर यह चैनल 0 सब्सक्राइबर से लेकर 550 सब्सक्राइबर तक के सफ़र को तय किया है तो इसमें कहीं ना कहीं आप सभी का प्यार दुलार रोशनी है। और यह उम्मीद भी करते हैं कि अगर मैं निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं, आपके लिए, आपके अध्ययन की सुविधा के लिए इसी तरह के कंटेंट उपलब्ध कराता रहूं तो आपका प्यार बढ़ता रहेगा और उसी रफ्तार से यह चैनल भी आगे बढ़ता रहेगा। तो आपके समय को कील न करते हुए आइए दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें पहले पॉइंट को देखते हैं। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। यहाँ पे समझने योग्य बात यह है कि यहाँ पे उच्च पर्वत श्रेणियों का प्रतिशत दिया हुआ है और जिनकी ऊंचाई 2135 मीटर या उससे अधिक है, इनका प्रतिशत जो है वो 10.7% है। याद रखेंगे। आगे है 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, उनका जो प्रतिशत है वो 18.6% है और 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। तो ये सारे आंकड़े आप याद रखेंगे। आगे है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों, नदियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया गया था। यह विभाजन किसने किया था हम लोग पढ़ चुके हैं, सिडनी बुराड महोदय ने। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए प्रादेशिक विभाग, लंबाई और विस्तार बताया गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं कोडिंग के माध्यम से भी। पसीस यानी कि पंजाब हिमालय, शीस सिंधु से सतलज और इसकी जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। कुसका यानी कु से कुमायूं हिमालय, स से सतलज नदी और का से काली नदी, कुसका हो गया और इसकी जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर है। यहाँ पे है नेपाल हिमालय, तो नेकाती, क्या है कोडिंग नेकाती, आप जाके वो वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीज़ काफ़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे और वहाँ पे काफ़ी डिटेल में भी आपको बताया गया है। नेकाती का मतलब हो गया ने से नेपाल, का से काली नदी और ती से तीस्ता नदी और इसकी जो लंबाई है वह 800 किलोमीटर है। तो अभी तक जो आप देख पा रहे होंगे कि इन प्रादेशिक विभाग वाली जो विभाजन है उनमें सबसे लंबी जो है वो नेपाल हिमालय है। जो लास्ट है वो है अतीदी, अतीदी, ठीक है। ऐसे असम हिमालय, ती से तीस्ता नदी, दी से दिहांग नदी। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। तो ये जो असम हिमालय है इसकी जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है और इसका जो विस्तार है तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के मध्य है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आप वो वीडियो जाकर जरूर देखेंगे, आपको काफ़ी डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। आगे है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं भारत के प्रादेशिक विभाजन, आप जाके देख सकते हैं। उत्तर के पर्वतीय मैदान दूसरा में है, उत्तर का पर्वतीय मैदान दूसरा में है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश तथा समुद्र तटीय मैदान। लूसेंट में यहाँ इस आधार पर विभाजन किया गया है, लेकिन अलग अलग बुक अलग अलग तरह से भारत के भौतिक स्वरूप को बांटने का प्रयास करते हैं। तो आप अभी जब चूँकि लूसेंट पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे। हालांकि आप चाहें तो आप जाके भारत के भौतिक विभाजन वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है कि भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहाँ आज हिमालय पड़ा है वहाँ टिथिस नामक उथला सागर था। यहाँ पे देखिए काफ़ी शॉर्ट में बताने का प्रयास किया गया है कि भूवैज्ञानिक का मानना है कि आज जहाँ पे हिमालय पहाड़ है वहाँ पे टिथिस नामक एक उथला समुद्र था। आप हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को जाके देख सकते हैं, वीडियो संख्या 13 को। वहाँ मैंने काफ़ी विस्तार से बताया कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे या नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित बहुत से सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें जो प्रमुख सिद्धांत है वो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है तथा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे लेटेस्ट सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। आगे है हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल हैं एवं तिब्बत की ओर अवतल हैं। आप जाके वो हिमालय पर्वत देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया है कि कैसे ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तल हैं और अवतल हैं, ठीक है। आगे है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, ठीक है। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियाँ आते हैं।
हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ आते हैं। अगर उत्तर से दक्षिण उनका क्रम देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, तब जास्कर। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में जास्कर और सबसे उत्तर में काराकोरम। यहाँ आगे है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। समझ पा रहे हो? चलिए, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, यह काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तब कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, और उसकी ऊंचाई 8597 मीटर है। ठीक है, आगे है कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा क्या है? चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थ का हिमोड। हिमोड हिमानी क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है। तो करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे हिमानी पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में एक जमाव है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का मिट्टी का ही रूप है। आगे है बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में फोटूला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसी दर्रे स्थित हैं। इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा कि बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा है। यहाँ पे लूसेंट बृहद हिमालय में जोजिला दर्रा को बता रहा है, जबकि अगर वास्तविक स्थिति देखी जाए तो जोजिला दर्रा बृहद हिमालय के अंतर्गत नहीं बल्कि ट्रांस हिमालय के जास्कर श्रेणी के अंतर्गत है। ठीक है, फिर बताया है कि पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी है जो कि मध्य हिमालय का भाग है, उसमें बनिहाल दर्रा है। हम लोग पढ़ चुके हैं, बनिहाल दर्रा से होकर ही जवाहर सुरंग है। बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है और जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। फिर जास्कर श्रेणी में एक दर्रा का यहाँ पे जिक्र किया गया है जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, आप इसको ऐड ऑन कर लेंगे। जास्कर श्रेणी में एक फोटूला दर्रा है। ठीक है, तो आप उसको जोड़ लेंगे। और लद्दाख श्रेणी में हम लोग खारदुंगला दर्रा के बारे में पढ़ चुके हैं कि लेह से जब कोई भी सैनिक टुकड़ी काराकोरम या सियाचिन ग्लेशियर की ओर जाती है तो खारदुंगला दर्रा को ही पार करना होता है, और यह लद्दाख श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल एवं बुल्लर एवं खारे जल की झील पैगोंग सो और सो मुरुरी स्थित है। पैगोंग सो के बारे में आप अक्सर सुने होंगे कि यह जो है अक्सर विवादों में रहता है, चाइना को लेकर यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। और सो मुरुरी यह जो है खारे पानी की झील है, और जो मीठे पानी की जो झील है वो डल झील और बुल्लर झील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, चरार शरीफ जैसी तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ठीक है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय का तो भाग है वैष्णो देवी, लेकिन यह बाह्य हिमालय के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट और जोड़ना चाह रहा था लेकिन मैं खुद कंफ्यूज हो गया। यह बाह्य हिमालय के अंतर्गत जिस पर्वत पे है उस पर्वत का नाम मैंने अपनी वीडियो में बताया है दोस्तों, अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताएंगे। हाँ, वैष्णो देवी का जो है मंदिर वो किस पर्वत पे है? बाह्य हिमालय के अंतर्गत। ठीक है, त्रिकुट पर्वत। देखिए दोस्तों, याद आ गया, त्रिकुट पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे दूसरा है हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। तो इसमें है कि यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो कि नेपाल में है इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसके अलावा कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। आगे है बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय के बारे में। तो दोस्तों आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इस श्रेणी में पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। ठीक है, बृहद हिमालय व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन घास या अल्पाइन चारगाह हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग इत्यादि के नामों से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही हैं और ये एक तरह के सैलावास हैं, अंग्रेजी में कहे तो हिल स्टेशन। बृहद हिमालय की चोटियों में, यहाँ पे देखिए, बृहद हिमालय की चोटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हिंट्स के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि ये उत्तराखंड में है। आगे है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। ये सब क्या है? तो ग्लेशियर है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए नोट में लिखा हुआ है कि लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। ठीक है, चौथे नंबर पे शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, यह हिमालय का नवीनतम भाग है
दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि हिमालय की 3 श्रेणियाँ हैं। अगर आप हिमालय को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप जाके मेरे इंडियन ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में अच्छे से समझ सकते हैं। मैं वहाँ पे काफ़ी विस्तार में हिमालय को बताया हूँ। यहाँ पे देखिए शिवालिक हिमालय की बात की गई है। अब शिवालिक हिमालय को निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ पाई जाती हैं। हालांकि यह घाटियाँ बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच भी पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे काठमांडू घाटी का जिक्र किया गया है। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि काठमांडू घाटी जो है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, लेकिन यहाँ पे इसे शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में बताया गया है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। आप एक कोई भी ट्रस्टेड सोर्स को अपना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका लूसेंट ही सही है तो आप इसको भी मान सकते हैं। आगे है, पश्चिम में इसे दूनिया द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगे है, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ठीक है दोस्तों, अरावली की पहाड़ियाँ जो है वह राजस्थान में है और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। हालांकि सबसे पुरानी चट्टान जो है आर्कियन क्रम की चट्टान है। उसके बाद इनका जो नाम आता है वह है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और अरावली पर्वत जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी हुई है। तो यह पुरानी चट्टान ही है एक तरह से। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में। और इसकी ऊंचाई कहाँ कितनी है? तो 1722। अरावली के पश्चिमी ओर से माही व लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अरावली के पूर्व की ओर बनास, एक्चुअल में अरावली के पश्चिम दिशा से बनास नदी निकलती है और मुड़कर पूर्व में जाके चंबल नदी से मिल जाती है। बनास नदी किसकी सहायक है? तो चंबल की सहायक है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमरल कहते हैं। यानी एफेमरल का मतलब होता है क्षणभंगुर या अल्पकालिक। ठीक है, तो वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफेमरल कहते हैं। याद रखेंगे। आगे है, मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मालवा का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है। आप बता सकते हैं, उनके क्षेत्र को बता सकते हैं। और मालवा पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियों में चंबल और बेतवा है। आगे है, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है, यह परतदार चट्टानों से का बना है। विंध्याचल पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो देखिए यहाँ पे विंध्याचल का पठार का जिक्र किया गया है और जिसका विस्तार बताया गया है झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान राज्य में। ठीक है, यह परतदार चट्टानों का बना है। फिर विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। याद कर लेंगे। आगे है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं सतपुड़ा पर्वत के अंतर्गत। सतपुड़ा पर्वत को लगभग 3 भागों में ही बांटा गया है। कौन कौन? राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। हालांकि इसका विस्तार मध्य प्रदेश में भी है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैकाल पर्वत में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी तथा दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। हालांकि हमने बताया है कि अमरकंटक से 4 दिशाओं में 4 नदियाँ निकलती है और महानदी का जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व है। अगर दक्षिण की बात की जाए तो ओहिला नदी निकलती है। आगे है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर स्थित जो रांची का पठार है संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर खनिज भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे संपन्न है, इसलिए भारत का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी में एक क्षेत्र है जहाँ खनिजों की प्रधानता है, तो उन्हीं के नाम पे हर देश में जहाँ भी खनिजों का भंडार होता है उसे रूर की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पे संप्राय मैदान का मतलब यही हुआ कि नदियाँ अपने मुहाने से पहले एक ऐसे मैदान का निर्माण करती हैं जो समतल सपाट हो। उठे हुए भाग में मतलब पठारी क्षेत्रों में समतल सपाट मैदान को संप्राय मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। देखिए दोस्तों, महादेव पर्वत के पास जो है, महादेव पर्वत में ही धूपगढ़ है। हम लोग पहले भी इसको कोडिंग के माध्यम से समझे हैं कि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि अमरकंटक महादेव पर है कि अमरकंटक जो है वो महादेव पर है कि मैकाल पे है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे आसान जो मैंने कोड निकाला, इसका जो उपाय निकाला वह यही है कि महादेव पे आपको धूप चढ़ाना है। ठीक है, चलिए आगे है, पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप पश्चिमी घाट पर्वत का वीडियो नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिमी घाट पर्वत से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात में 3 पहाड़ियाँ मिलती हैं, गिर, मांडा और बारदा। तो गिर पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में स्याही सेब पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बैसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बनी है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसूबाई जो कि महाराष्ट्र में है, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है, और कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। अगर बात की जाए महाबलेश्वर की, तो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री में कालसूबाई के दक्षिण में है और इसकी ऊंचाई 1438 मीटर है। महाबलेश्वर जो है यह उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु बिल्सन पॉइंट है, आर्थर सीड पॉइंट, नीडल होल पॉइंट एलिफेंट महाबलेश्वर में ही है। आर्थर सीड पॉइंट और नीडल होल पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर एक प्रमुख पर्वत चोटी है जहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन? कृष्णा, सावित्री, बेना, गायत्री एवं कोयना। ये सारी चीज़ हम लिखा चुके हैं अपनी वीडियो में। आइए देखते हैं पश्चिमी घाट पर्वत के प्रमुख दर्रे। थाल घाट दर्रा मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल एवं सड़क मार्ग है। थाल घाट दर्रे से होकर जाता है। भोर घाट दर्रा मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल एवं सड़क मार्ग। पाल घाट दर्रा कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर रेलवे सड़क मार्ग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ऐसे ही लिख के बता दिया गया है। मैं मैपिंग के माध्यम से समझाया हूँ कि कहाँ पे थाल घाट है, कहाँ पे भोर घाट है और कहाँ पे पाल घाट है। अब जाके वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण उनका क्रम दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर थाल घाट जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है, याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसा। ये नासिक व मुंबई के बीच का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है फिर भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा की ऊंचाई जो है वो 630 मीटर है। ये मुंबई एवं पुणे के बीच का संपर्क मार्ग प्रदान करता है। आगे है पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रे की ऊंचाई 305 मीटर है। एक कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग को प्रदान करता है। फिर है सेनकोटा दर्रा। सेनकोटा दर्रा की जो ऊंचाई है वह 280 मीटर है। यानी ये सारी ऊंचाई समुद्र तल से लिए गए हैं और तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बैसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। हम लोग पढ़ चुके हैं दक्कन के पठार के बारे में कि किस फिर आगे है, यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। देखिए जहाँ भी बैसाल्ट चट्टान पाए जाएंगे, बैसाल्ट चट्टानों के ऋतु क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार के इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, दक्कन पठार का जो पूर्वी भाग है वो विदर्भ है। हालांकि दक्कन पठार का विस्तार महाराष्ट्र के अलावा भी कुछ राज्यों में है, लेकिन मुख्य विस्तार जो है महाराष्ट्र में ही है। आगे धारवाड़ का पठार कर्नाटक में है। धारवाड़ का पठार कहाँ है? कर्नाटक में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिला में ही की गई थी, इसलिए उस क्षेत्र के चट्टानों को धारवाड़ पठार क्रम की चट्टानें कहा जाता है और ये कर्नाटक में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है, यानी रूपांतरित चट्टान है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी के बारे में आप सुने होंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, और बाबा बुदन में आप सुने होंगे बाबा बुदन में। आगे है नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः चारकोनाइट पठार से बनी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। हालांकि अगर बात की जाए नीलगिरी घाट की, तो इसका जो निर्माण हुआ है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन से हुआ है और यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह चारकोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो अन्नमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। और अगर यहीं नीलगिरी घाट की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात की जाए तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ऊटी जिसे उटक मंड भी कहते हैं, इसी पहाड़ी पर है। दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है ऊटी को। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। देखिए, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन के स्थान पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लूसेंट है। लूसेंट में जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ कर दे दिया गया है। अगर आपको ना भी समझ में आए तो इतना समझिए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलने से नीलगिरी घाट का निर्माण हुआ है। नीलगिरी घाट के दक्षिण में पाल घाट दर्रा है और पाल घाट के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ी। आप ऐसे याद रखेंगे, आप जाके वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे अगर आप उलझने का प्रयास करेंगे तो सुलझा नहीं पाएंगे खुद को। बस यहाँ पे इतना याद रखिए कि तमिलनाडु की पहाड़ियों में चारकोनाइट का पत्थरों का है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। अनैमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में निकलती है। दक्षिण की ओर इलायची जिसे कार्डेमम पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी पर स्थित है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में
तमिलनाडु राज्य के सलेम में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछूंगा आप लोगों से कि पालनी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रथम सर्वोच्च चोटी की अगर बात की जाए तो विशाखापत्तनम है। आगे देखिए, भारत के उत्तरी पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से कृष्णा के डेल्टा तक कोरोमंडल तट, कृष्णा के डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक कुलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो अपने कॉपी में मैपिंग के माध्यम से इसको बना के देख सकते हैं। कन्याकुमारी से आप कृष्णा नदी तक के तट को कोरोमंडल तट मान लेंगे, और ये कोरोमंडल तट ही है जहाँ उत्तरी पूर्वी मानसून यानी रिटर्निंग मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है। कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी तक के तट को गोलकुंडा तट मान लेंगे, और गोदावरी नदी के तट से लेकर उत्तरी तटीय भाग तक उत्तरी सागर तट मान के आप इसको बना के अगर पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तूतीकोरिन व एनोर तमिलनाडु में है। ठीक है, आप याद करेंगे इसको। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। एक समुद्रों में एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोच, या फिर क्या है कि एक ऐसा पहाड़ी है जो विशाखापत्तनम को चक्रवातों इत्यादि से बचाता है। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून में पुलिकट चेन्नई में, चिल्का झील पुरी में तथा कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, प्रमुख लैगून क्या होता है समझिए। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल रूप में घुस जाता है। समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। यानी कि समुद्रों के जल से, अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए कि जब समुद्रों के जल तटीय भाग में प्रवेश कर जाते हैं और किसी भी कारण से अगर उनका संपर्क समुद्री जल से टूट जाता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है, उसे ही लैगून झील कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक के तट को मंगलूर तट तथा गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तटीय क्षेत्र को किनरा तट और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मार्म गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोची केरल में, नाहवा सेवा महाराष्ट्र में। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। आप याद रखेंगे, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं भारत के सबसे बड़े बंदरगाह। आगे है मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। कयाल मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। कयाल क्या होता है समझिए। केरल में हर वर्ष, आप पहले कयाल को समझिए। कयाल है पश्चिमी तट पे पाए जाने वाले लैगून झील को ही कयाल कहते हैं। ठीक है, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलाम काली यानी कि जिसे नौका दौड़ भी कहा जाता है, इसका आयोजन पुन्नामदा कयाल में होता है, पुचमपाद कयाल में होता है। यहाँ पे नाम पुन्नामदा लिखा हुआ है। ठीक है, भारत के दो द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे मरकत द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हालांकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो था पहले। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो आप गूगल पे जाके सर्च मार के क्रम से केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल के दृष्टि से उनका लिस्ट निकाल सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख, तब अंडमान निकोबार। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर हैं। दोस्तों अगर आप मेरे साथ हिमालय पढ़े हैं, हिमालय की उत्पत्ति पढ़े हैं, तो आपको ये सारे चीज़ क्लियर हो गए होंगे पहले ही कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की निर्माण कैसे हुई, ये किस प्रकार के द्वीप हैं। आप जाके अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन के निगरानी तंत्र लगा हुआ है। कोको द्वीप जो है म्यांमार का द्वीप है। हालांकि म्यांमार ने उसे चीन को सुपुर्द कर दिया है और चीन ने वहां पे अपना सैनिक तंत्र या यूँ कहे तो निगरानी तंत्र लगाए हुए हैं। और यह अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप से कोको स्टेट से अलग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेट भी आपका क्लियर हो गया कि कोको स्टेट किन दो द्वीपों के बीच है, तो कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वनों का संयोजन है। ठीक है, तो कौन कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव, सदापर्णी एवं पर्णपाती। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है।
बहुत सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती हैं और नदियाँ जब अपने साथ जल को ले जाती हैं तो निक्षेपण का काम भी करती है और यह निक्षेपण का कार्य समुद्रों तक होता है, यानी कि जमाव का कार्य। तो नदियाँ जब समुद्रों में अपना जल गिराती है तो वहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप करी है और इन्हीं जलोढ़ मिट्टी से कई सागरीय द्वीपों का निर्माण हो गया है। यहाँ पे देखिए, हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप है जिसे फिर से पढ़ते हैं। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू मोर नामक द्वीप का निर्माण भी हाल ही में हुआ है। आगे है सुंदरबन, जो गंगा का डेल्टा है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक ना। आगे है नोट में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजली असम में स्थित है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों शाखाएं मिलकर बनाती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है अभी तक जो ज्ञात हो चुका है उसमें माजली है। माजली कहाँ है? असम में है और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं ने मिलकर की है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है और यह उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर, आप इसको याद भी कर सकते हैं। आगे है केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन जो है वो पोर्ट ब्लेयर है और वह दक्षिणी अंडमान में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेल्लौर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है और इसके निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकेट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्रों से अलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो श्रीहरिकोटा में ही है और श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो पुलिकेट झील को समुद्रों से अलग करने का काम करता है। यह एक प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रमुख जल अंतराल दिया हुआ है, उनकी अवस्थिति दिया है और नाम दिया है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनीकॉय से अलग करती है, उनके मध्य में है। 9 डिग्री चैनल पावरत्ती को मिनीकॉय के से अलग करती है, उसके मध्य में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा व निकोबार के मध्य में है। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। डंकन पास, जो कि डुक्कन पास यहाँ पे लिखा है, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य में। कोको स्टेट कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के मध्य में है, या फिर लैंडफॉल द्वीप भी कर सकते हैं। पाक खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य में है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, देखिए ये सारे जो भी रेड कलर के बॉक्स में दिए गए हैं आप उसको अच्छे से याद करेंगे। मैंने तो यहाँ तेजी से पार करने का प्रयास किया है, लेकिन आपके पास अगर एटलस है तो आप एटलस में जाकर उनको खोज के देख सकते हैं। ये आपको अभी ही नहीं, आने वाले समय में भी बहुत मदद करेंगे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। आगे है व्हीलर द्वीप, ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ है? उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। भारत यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण करता है। और दोस्तों इसका नाम जो बताते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब APJ अब्दुल कलाम के नाम पर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच है, जो एडम ब्रिज राम सेतु जिसे भी कहा जाता है का भाग है, ठीक है। पंबन द्वीप किसका भाग है? तो एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। आगे भारत में बैरन तथा नारकोंडा, यहाँ पे नारकोंडा लिखा हुआ है, कहीं कहीं नारकोंडम भी देता है। तो भारत में बैरन तथा नारकोंडम नामक 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है, जिसमें बैरन द्वीप जो है वह सक्रिय है और यह निकोबार द्वीप समूह में है, जबकि नारकोंडम जो है वह सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 11 द्वीप पर ही जनसंख्या निवास करती है। आंड्रेट द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.90 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। मिनीकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। मिनीकॉय जो है दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पीटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। आगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत कम मात्रा में दिया गया, लेकिन भरपूर इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानूर द्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है, ठीक है। महल देववी लिपि में लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति हैं। लक्षद्वीप जो है वह एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी जो है तटीय प्रवाल भित्ति है। यानी कि देखिए प्रवाली द्वीपों का भी कई प्रकार होता है, जिसमें लक्षद्वीप एटॉल द्वीप का उदाहरण है, जबकि अन्य जो है तटीय प्रवाल द्वीप के उदाहरण है। आप तटीय प्रवाली का सबसे बड़ा उदाहरण जो आप देख सकते हैं वो ग्रेट बैरियर रीफ देख सकते हैं। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा समायोजन से होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रवाली द्वीप है, प्रवाल भित्ति का जो निर्माण होता है सागरीय जीव मूंगा चट्टाने, ये जब मरते हैं तो इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होता है और यही धीरे धीरे एक द्वीप का रूप ले लेते हैं।
मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले चूने का पाए जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं, यानी चूने पर अपना जीवन बसर करते हैं, और जब मरते हैं तो इनके शरीर में भी चूनों की प्रधानता होती है। तो उन्हीं चूनों से अपक्षेपण से यानी क्षेपण से या जमाव से लगातार जमाव होते रहता है और द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।